एएस की फिजिक्स, सर इमरान यामीन, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज 6 फरवरी की क्लास है और आज की क्लास में अलहान और सिदरा और सारिम ये तीनों स्टूडेंट एब्सेंट हैं, तो इनके लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो बाकी बच्चे बैठे हुए हैं ये भी ज़रा रिकॉर्डिंग इसलिए कर लें ताकि ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, तो क्लास के बाद आप चाहें तो इसको दोबारा देख सकेंगे। टॉपिक का नाम है पोटेंशियल डिवाइडर, और पोटेंशियल डिवाइडर के नाम से थोड़ी सी क्लास लास्ट क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ, और उसमें बेटा ये बताया था कि अगर आपके पास दो रजिस्टर हों या दो से ज्यादा रजिस्टर हों और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, तो जब सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो इसके अंदर वोल्टेज जो सेल की ईएमएफ होती है वो इन दोनों में डिवाइड हो रही होती है, और दोनों में क्योंकि डिवाइड हो रही होती है इसीलिए इसका नाम रख देते हैं, डिवाइड होने की वजह से, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। इस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट को स्टडी करने के लिए अगर बेटा मैं वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर फॉर एग्जांपल बेटा मैं इधर लगा दूं और एक वोल्ट मीटर बेटा मैं इधर लगा दूं, और इन दोनों वोल्ट मीटर से मैं वोल्ट मीटर की रीडिंग चेक करूंगा कितनी रीडिंग आ रही है, और उस रीडिंग में जो बात बताना चाह रहा हूँ बेटा बात गौर से सुनिएगा। याद रखिएगा कि जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उसका वोल्टेज ज्यादा आता है, जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है उसका वोल्टेज कम आता है। फॉर एग्जाम्पल टोटल ईएमएफ 50 वोल्ट है, फॉर एग्जाम्पल दोनों पे 25 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू कर दूं तो इसका वोल्टेज बढ़ेगा, और एक का वोल्टेज बढ़ेगा तो दूसरे का वोल्टेज ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। इसको और बढ़ाइए, ये 40 पर आ गया तो ये और कम होकर 10 हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात जहन में रखना है कि अगर दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हों तो उनमें टोटल ईएमएफ दोनों में डिवाइड हो जाती है। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उस पे वोल्टेज ज्यादा आता है, जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है उस पे वोल्टेज कम आता है। वोल्टेज डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस बढ़ाते रहो तो उसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा। अब अगर ये बात समझ में आती है तो बेटा इस वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने स्क्रीन पर, और यकीनन आपके पास बुक में भी होगा। बुक में देखिए बेटा मई जून 17 का क्वेश्चन है, दो रजिस्टर है, साफ नजर आ रहा है बेटा ये वाला रजिस्टर फिक्स है और ये वाला रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर है। कह रहे जनाब वेरिएबल रजिस्टर को मैंने इस तरह से एडजस्ट किया कि एम मीटर की रीडिंग डिक्रीज हो रही है, करंट की रीडिंग डिक्रीज हो रही है। बताइए करंट की रीडिंग जब भी डिक्रीज होती है जब आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे होते हो, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो, वेरिएबल रेजिस्टर को ऐसा एडजस्ट कर रहे हो कि पूरे सर्किट का करंट डिक्रीज हो रहा है। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो पक्की बात है वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही होगी, और अगर वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो इसके साथ जो वोल्ट मीटर लगा है उसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज होगी, और अगर इसका वोल्टेज इंक्रीज हो रहा होगा तो यकीनन बराबर वाले का वोल्टेज डिक्रीज हो रहा होगा। तो अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन है जो ये बता रहा है कि पी वाली रीडिंग डिक्रीज हो रही है और क्यू वाली रीडिंग इंक्रीज हो रही है, तो बेटा इसका आंसर है बी। ठीक, तो इस वाले मैकेनिज्म को आज की क्लास में याद रखना कि जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज करते चले जाओगे उसी का वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा और दूसरे वाले का वोल्टेज ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 34 के बाद बेटा जरा जंप कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 पर। पहले आसान सवाल करा रहा हूं फिर मुश्किल पे लेके जाऊंगा। 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन नंबर 22 में अगेन दो रेजिस्टर्स हैं, दो रेजिस्टर में एक रेजिस्टर की वैल्यू 0 से 40 तक जा सकती है, दूसरे की वैल्यू 40 है, और इस दफा दो के बजाय तीन रेजिस्टर है एक तरह से, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल भी है। कह रहे रेजिस्टर X की वैल्यू 40 है, वेरिएबल रेजिस्टर 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। वेरिएबल रेजिस्टर को मैंने चेंज करना है 0 से 40 तक, 0 से 40 तक। व्हाट इज द चेंज इन पावर डेसिपेटेड इन रेजिस्टर X? X में X में क्या चेंज आएगा? तो पहली बात तो बेटा नोट करना
कि इस वेरिएबल रेजिस्टर को 0 से 40 तक लेके जा रहा है। बताइए बेटा, जब 0 से 40 तक लेके जा रहा है, 0 से 40 तक लेके जा रहा है, तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है। बताइए बेटा, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, हमजा बेटा बताना, अगर कोई एक रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही हो, एक रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही हो, तो पूरे सर्किट का करंट यकीनन पहले से क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो इसमें ये नहीं पूछ रहा कि बताइए बराबर वाले पे वोल्टेज कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। कह रहे हैं व्हाट इज द चेंज इन पावर डेसिपेटेड इन रेजिस्टर एक्स, एक्स की पावर में कितना चेंज आएगा जब हम 0 से 40 पर जाएंगे। तो पहले हम 0 पे बात करेंगे, फिर हम 40 पे बात करेंगे, पहले 0 पर फिर 40 पे। तो जरा गौर से सुनो, अगर बेटा ये बड़ा लंबा सवाल है, अगर वेरिएबल रेजिस्टर 0 पर हो, अगर वेरिएबल रेजिस्टर 0 पर हो, तो बताइएगा पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। सर टोटल रेजिस्टेंस होगी 40 प्लस 20, 40 प्लस 2, दैट इज 42। ठीक है जनाब। अच्छा बताइए पूरे सर्किट का टोटल करंट कितना होगा। सर टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको डेसिमल में ना निकालें, जाने दें। यानी जब वेरिएबल रेजिस्टेंस 0 होगी, जब वेरिएबल रेजिस्टेंस 0 होगी, तो उस वक्त करंट की वैल्यू सर्किट में 12/42 होगी। ठीक है जनाब, एक बात हो गई, ये 12/42 इस एक्स में से भी पास हो रहा होगा। अब मैंने क्या करा, सर अगर आपने अब वेरिएबल रेजिस्टर को 0 से 40 तक लेके जाना है ना, 40 पे लेकर आ गए, 40 पे लेकर आ गए। बताइए बेटा 40 पे लेकर आ रहे हो तो बताना पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी। सर पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 40, 40 प्लस 40 प्लस 2, 82 हो जाएगी। और अगर टोटल रेजिस्टेंस 82 हो गई, तो सर्किट का अब करंट कितना होगा। तो सर टोटल वोल्टेज 12 है, टोटल रेजिस्टेंस 82 है, तो करंट हो जाएगा 12/82। ठीक है जनाब। तो आप गौर कीजिएगा कि जब इसकी रेजिस्टेंस 0 है, तो सर्किट का करंट 12/42 है। जब ये वाली रेजिस्टेंस 40 पे चली गई, तो सर्किट का करंट 12/82। सवाल है बताइए कितनी इसकी पावर चेंज हो रही है, पावर का चेंज। तो सर पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। बताइए पहले करंट आ रहा था 12/42, पहले करंट आ रहा था 12/42 इंटू आर, आर 40 है, 40 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, बट इस आर 40 है, 40 को मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो पहले करंट था 12/42, अब करंट है 12/82, और टोटल रेजिस्टेंस उसकी अपनी 40 ही है। ठीक, आप इतनी देर में बेटा कॉपी करें, मैं यहाँ से इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर में आपको दिखाना चाहूंगा। जब सर्किट की रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस 0 पर है, तो उस वक्त करंट है 12/42, और ये मैंने इसका कर दिया स्क्वायर, देन माइनस, फिर बेटा मैंने ब्रैकेट बनाया 12/82 ब्रैकेट क्लोज, इसका भी बेटा मैंने कर दिया होल स्क्वायर। तो ये करंट का चेंज आ गया, करंट का डिफरेंस आ गया 0.06। जो रिजल्ट आ गया उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 40 से, तो अब आंसर आ जाना चाहिए जनाब 2.4। तो बताइए 2.4, ये इसका आंसर है 2.4। नॉट सिंपल, आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। सवाल में दोबारा समझा देता हूं अगर किसी को समझ में ना आया हो। 12.1 यूनिट, एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 22। जो वेरिएबल रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को हमने चेंज करना है, वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को हमने चेंज करना है। वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को पहले मैंने 0 पे रखा, तो पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आई 42, पूरे सर्किट का टोटल करंट आया 12/42। लेकिन जब मैंने वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को 40 कर दिया, तो टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस हो गई 82, पूरे सर्किट का करंट हो गया 12/82। क्वेश्चन है कितनी पावर चेंज हो रही है। पावर का चेंज होता है आई स्क्वायर आर,
आई स्क्वायर आर में आर को बेटा मैंने कॉमन लेके 40 साइड में लिख दिया, पहले वाले करंट का स्क्वायर करा 12/42 का स्क्वायर, बाद वाले करंट का स्क्वायर करा 12/82 का स्क्वायर, और अब पूरा सॉल्व करा है तो इट इज 2.4 वॉट्स। किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो बेटा पूछिए, मैंने 2 दफा बिल्कुल आराम आराम से समझाया और रिकॉर्ड भी करके दे रहा हूं। दो रेजिस्टर सीरीज में, एक की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, उसके चेंज करने से करंट में चेंज आ रहा है, और करंट के चेंज की वजह से दोनों की पावर में चेंज आ रहा है। हाँ बेटा, कॉपी कर लिया तो आगे चले। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास लिस्ट में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 36, और 36 में भी सीरीज में रजिस्टर लगे होंगे, और सीरीज में लगे हुए रजिस्टर के ऊपर हम कुछ वर्किंग कर रहे होंगे जी। ये क्वेश्चन नंबर 36 है। ईयर है मई जून 17, पेपर 11। क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज यूज टू डिटेक्ट द चेन ऑफ पोजीशन ऑफ स्विच। चेन ऑफ पोजीशन ऑफ स्विच का मतलब पहले ऊपर लिख लें कि ये नहीं समझेगा कि पोजीशन ऑफ स्विच आगे पीछे करना। पोजीशन ऑफ स्विच चेंज करने का मतलब होता है स्विच को ऑन या ऑफ करना। ये पहले से बेटा नोट कर लें। चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ स्विच का मतलब स्विच को ऑन या ऑफ करना। कह रहे जनाब, टू डिटेक्ट द चेंज ऑफ पोजीशन द कंप्यूटर रिक्वायर्स अ पोटेंशियल डिवाइडर पोटेंशियल डिफरेंस of 0 volt to its input at one switch position वन स्विच पोजीशन हो सकता है इस टाइम के पास स्विच ऑन हुआ हुआ, एंड पीडी बिटवीन 5 वोल्ट एंड 7 वोल्ट एट द अदर स्विच पोजीशन, जिसके ऊपर हमने स्विच को पहले 0 वोल्ट है ना, 0 वोल्ट पे तो ऑफ होगा, 0 वोल्ट पे ऑफ होगा, और फिर हमें वोल्टेज चाहिए 5 to 7, तो इसके ऊपर वो ऑन हो रहा होगा। For each of the circuit, assume the battery has negligible internal resistance. Which circuit provides an input voltage to the computer that enable it to detect the chain of position of the switch? अच्छा जनाब, एक बात बताऊं, ये जो ऊपर का इसने पैराग्राफ लिखा है ना, इतना कंफ्यूज करने वाला पैराग्राफ लिखा है कि बच्चे का दिमाग खराब हो जाए। ठीक, अब 2 मिनट के लिए भी इस वाली बात को छोड़ दो कि ऊपर पैराग्राफ क्या लिखा है। पैराग्राफ में सिर्फ काम की बात ये है कि मुझे आउटपुट वोल्टेज 5 से 7 वोल्ट चाहिए। आउटपुट वोल्टेज सर्किट का आउटपुट होगा, वो कंप्यूटर के लिए इनपुट बनेगा। सर्किट का आउटपुट होगा, कंप्यूटर के लिए इनपुट बनेगा। मुझे सर्किट का आउटपुट वोल्टेज चाहिए 5 to 7 वोल्ट। तो जरा देखिए मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ बेटा। राबिया आपको इन्वॉल्व करूंगा। राबिया बेटा ये बताओ, सेल की ईएमएफ 9 वोल्ट है, स्विच मैंने क्लोज कर दिया, दोनों की रेजिस्टेंस 1 1 ओम है। मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर दो रेजिस्टर सीरीज में हो और दोनों की रेजिस्टेंस बराबर हो, तो स्टूडेंट फॉर्मूला लगाए बगैर बता सकता है कि दोनों पे वोल्टेज कितना आएगा। इस पे वोल्टेज कितना आएगा, इस पे वोल्टेज कितना आएगा। हाँ बेटा राबिया हमें बताइए, दोनों पे कितना वोल्टेज आएगा। दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, टोटल वोल्टेज 9 वोल्ट है, दोनों 1 1 ओम के रेजिस्टर हैं। तो बताइए बेटा राबिया, दोनों पे कितना वोल्टेज आएगा। बेटा राबिया, दोनों पे कितना वोल्टेज आएगा, दोनों 1 1 ओम किलो ओम के। हाँ आइडेंटिकल है। टोटल वोल्टेज 9 वोल्ट है, तो क्या होगा।
नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो टोटल वोल्टेज है 9 वोल्ट, ये 9 वोल्टेज इन दोनों में कैसे डिवाइड होगा बेटा? सेम होगा। बिल्कुल काम की बात आपने सही बता दी, दोनों पे सेम वोल्टेज होगा। 9 वोल्ट में से आधा इसको मिलेगा, आधा इसको मिलेगा। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात मैंने लास्ट वीक आपको बताई थी कि जो रजिस्टर सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, तो जो उसका वोल्टेज होता है वही आउटपुट वोल्टेज बन जाता है। तो इसका वोल्टेज 4.5 है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा? 4.5। और आपको 4.5 वोल्टेज नहीं चाहिए, आपको वोल्टेज कितना चाहिए? बिटवीन 5 एंड 7 चाहिए, इसलिए ये फेल हो गया है। ऑप्शन बी पे आ जाए, ऑप्शन बी पर आ जाए। जब आप ऑप्शन बी पर आओगे तो इसके अंदर भी देखिएगा, मैंने जैसे ही इसको ऑन किया सर्किट को, ठीक है, टोटल है 9 वोल्टेज। इस 9 वोल्टेज में से इसका बेटा मैंने नाम रख दिया R1, इसका बेटा मैंने नाम रख दिया R2। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे R1 का वोल्टेज निकालना है, तो R1 का वोल्टेज का ये फॉर्मूला होगा, R1 के वोल्टेज का ये फॉर्मूला होगा। R1 है सर 1, R1 1, R2 है 2, टोटल EMF है 9। तो ये बन गया 1/3 इंटू 9। 1/3 इंटू 9 सॉल्व करो तो कितना बन गया? 3 3 जा 9, 3 वोल्ट। सर इसका वोल्टेज आएगा 3 वोल्ट। ठीक है जनाब, 3 वोल्ट, इस पे 3 वोल्ट आएगा, इस पर 3 वोल्ट आएगा। अच्छा बताइए, इस पे 3 वोल्ट आएगा तो टोटल 9 है, तो 6 वोल्ट इस पर आ जाएगा। ठीक, कंप्यूटर तुमने यहाँ लगाना है, वो खुद कह रहा है भाई कंप्यूटर मैंने यहाँ लगाना है। बताइए कंप्यूटर को 6 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा? हमें वोल्टेज चाहिए 5 to 7, 5 to 7। तो बताइए ये 6 वोल्टेज 5 to 7 के बिटवीन में है? यस। बाकी आप निकाल के देख लेना, इसका वोल्टेज 5 to 7 के बिटवीन नहीं आएगा, इसका वोल्टेज 5 to 7 के बिटवीन नहीं आएगा, इसलिए वो दोनों फेल हो जाएंगे। ऑप्शन बनेगा खाली बी। तो बेटा मैंने क्या करा है सर, आपने R1 का वोल्टेज फार्मूले से निकाला, दैट इज 3 वोल्ट। टोटल वोल्टेज 9 था, 9 में से 3 वोल्ट R1 पे चला गया, तो बाकी 6 वोल्ट R2 पर आ गया। और R2 का वोल्टेज ही कंप्यूटर का इनपुट वोल्टेज बनेगा। कंप्यूटर को चाहिए 5 से 7 वोल्ट, यहाँ से उसको 6 वोल्ट मिल रहा है, इसलिए कंप्यूटर इस 6 वोल्ट पे काम करता रहेगा। जल्दी से बेटा इसको कॉपी कर लीजिए अपनी बुक में। अच्छा बेटा, जितने सवाल मैं आपको करा रहा होता हूँ ना, इन सवालों के ऊपर मैंने भी अपनी बुक के अंदर ना कुछ हेडिंग मारी हुई होती है हर सवाल में। जैसे इसके ऊपर मैंने हेडिंग मारी हुई है पीडी। पीडी का मतलब ये मैं वो सवाल करा रहा हूँ जो पोटेंशियल डिवाइडर वाले। ठीक, 36 के बाद मेरे पास इससे अगला सवाल लिखा हुआ है 38, तो वो भी पोटेंशियल डिवाइडर का होगा 38। अब बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 38 है, मैं सॉल्व कर दूंगा, आप लोग छाप लेंगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं, मैं अकेले अकेले सुना रहा हूँ। ठीक है जनाब, क्वेश्चन बिल्कुल उसी स्टाइल का है। क्या? दो रजिस्टर हैं, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है, टोटल ईएमएफ वी नॉट है, टोटल ईएमएफ वी नॉट है, टोटल ईएमएफ वी नॉट है। इसमें से इस R2 के ऊपर वोल्टेज वी आ रहा है। अब विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो बेटा आप लोग पहले जरा इसको बारी बारी पढ़िए, रीड कीजिए, और पहले खुद से ट्राई कीजिए कि आपके ख्याल में क्या आंसर है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। देखिए बेटा, अगर मैं R1 को इंक्रीज करूं, पता है जब मैं R1 को इंक्रीज करूंगा तो R1 का वोल्टेज बढ़ेगा। और जब R1 का वोल्टेज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये टोटल वोल्टेज का बड़ा शेयर उठाने लगेगा। तो जरा क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़िए, कह रहे हैं जब हम R1 को इंक्रीज करते हैं
तो ये वी नॉट टोटल वोल्टेज का ग्रेटर प्रोपोर्शन उठा लेता है, ठीक है ना। अब R1 वी नॉट का ग्रेटर प्रोपोर्शन उठा लेता है, इसलिए ये वाला जो V है ये डिक्रीज होने लगता है। बिल्कुल सही बात है। जब मैं R1 को इंक्रीज करूंगा तो R1 V नॉट का ग्रेटर प्रोपोर्शन उठा लेगा। जब मैं R1 को इंक्रीज करूंगा तो R1 V नॉट का ग्रेटर प्रोपोर्शन उठा लेगा, इसलिए R2 का वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए शुक्र है इसका पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है। किसी बच्चे को बात समझ में नहीं आई हो तो मैं दोबारा समझा दूं। नबीला बेटा बताओ, ये वाली बात समझ में आ रही है कि जिस रेजिस्टर की सर रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करते हैं तो वो टोटल ईएमएफ का ग्रेटर प्रोपोर्शन उठा लेता है, उसका अपना पीडी बढ़ता चला जाता है और उसका अपना बढ़ रहा होता है, तो बराबर में सीरीज में लगे हुए रेजिस्टर का पीडी ऑटोमेटिकली कम हो रहा होता है। बेटा नबीला बताइए कि आपको ये बात समझ में आती है? ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में मैं कि कोई आंसर नहीं बोल रहा और ये सवाल मैं समी भाई को दूंगा। समी बेटा इस सवाल का आप मुझे आंसर करके बताइए। जो बातें मैं अभी पढ़ाकर आ रहा हूं वही बातें इसके अंदर हो रही हैं। जी बेटा। जी समी भाई, आई एम वेटिंग। हाँ देखें देखें। अच्छा बेटा, हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल ईएमएफ 100 नंबर पर है, ठीक है ना। और 100 में से दोनों पे 50-50 आ रहा है, ठीक है ना। अब दोनों पर 50-50 आ रहा है। अगर मैं R1 और R2 दोनों की रेजिस्टेंस डबल कर दूं, तो भाई अगर दोनों को डबल कर दूंगा तो दोनों ही बराबर होंगी। और अगर दोनों ही बराबर है, दोनों को डबल कर दिया, पहले भी दोनों बराबर थी, दोनों को डबल करूंगा तो अगेन दोनों बराबर होंगे। और अगर अगेन दोनों बराबर होंगे तो दोनों के वोल्टेज की वैल्यू बराबर रहेगी। और वोल्टेज की वैल्यू बराबर रहेगी तो वी आउट में कोई चेंज नहीं आएगा। मुझे वी आउट इंक्रीज चाहिए, तो दोनों को डबल करने का तो बेवकूफ़ी है। दोनों को डबल करूंगा, दोनों की रेजिस्टेंस डबल, तो दोनों पे वोल्टेज का शेयर उतना ही रहेगा। वोल्टेज के शेयर में कोई फर्क नहीं आने वाला। अच्छा दूसरे ऑप्शन पर है सर। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मैं R1 को डबल कर दूं, R1 को डबल कर दिया मैंने। सर अगर आप इसको डबल करते हैं, हाँ सर, अगर मैंने इसको डबल किया, इसको मैंने डबल किया, तो इसका डबल करने से इसका वोल्टेज शेयर बढ़ जाएगा। और इसका वोल्टेज शेयर बढ़ाना ही है तो खाली इसको डबल करने से भी काम चल जाएगा। और अगर आपने R2 को हाफ कर दिया तो और बड़ी बात हो जाएगी, इसका ये वी आउट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इसका आंसर बी ही है। लेकिन सी और डी में देखिए बेवकूफाना बात, R1 को आधा कर रहा है। तो भाई R1 को आधा करोगे तो वी आउट आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमें चाहिए ज्यादा। तो वी आउट जब भी ज्यादा हो सकता है
वी आउट जब भी ज्यादा हो सकता है जब मैं R1 को मल्टीप्लाई 2 करूं। जब मैं R1 को मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इसका वोल्टेज शेयर बढ़ेगा, इसका वोल्टेज शेयर बढ़ेगा तो वी आउट बढ़ जाएगा। हमें वी आउट इंक्रीज चाहिए, इसलिए सिर्फ इस रिजल्ट से हमें रिजल्ट मिल जाएगा, बाकी तो बेवकूफाना बात है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 83 पे जंप मारना पड़ रही है मुझे। 83 और 83 के लिए मैं क्वेश्चन देना चाहूंगा। राबिया बेटा आपको देखें 83 में क्या निकलता है। लेकिन 83 पे जाने के बजाय चल अच्छा 83 देख लें। मुझे ख्वाहिश हो रही है कि 12.3 एक्सरसाइज शुरू करें। 12.1 में इतने सवाल देख लिए काफी हैं। असल एक्सरसाइज तो 12.3 है। 12.3 के सवाल बहुत मुश्किल थे तो हम आसान रास्ता ढूंढने के लिए इधर आ गए थे। 83 तो खैर इस टॉपिक का सवाल ही नहीं है। 82 भी इसका सवाल नहीं है। नहीं जनाब नहीं। आ जाए बेटा फिर 12.3 में आ जाए। 12.3 में आ जाए बेटा। ये आ गया जी 12.3। ये 12.3 आ गया। 12.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से चलने की कोशिश करते हैं। हमजा भाई आपको इन्वॉल्व करेंगे। हमजा 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे जनाब दो रेजिस्टर है सीरीज में लगे हुए, तो नाम हो गया इसका पोटेंशियल डिवाइडर। इस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में क्या करने जा रहे हैं, कह रहे जनाब ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है, इस वेरिएबल रेजिस्टर को मैं चेंज करूंगा 5 से 500 तक। 5 से 500 तक लेके जाऊंगा। सेल की ईएमएफ 12 वोल्ट है। कह रहे व्हाट इज मैक्सिमम रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ पीडी अक्रॉस आउटपुट। बताइए आउटपुट मैक्सिमम कहां तक आ सकता है। तो अब जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं इसको 5 पे रखता हूं, 5 पे रखता हूं, तो जरा एक्स का बेटा वोल्टेज निकालना। फॉर्मूला होता है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 12। ये तो बड़ा ही आसान सवाल निकल रहा है भाई। जरा हमजा भाई इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना और मुझे बताना इसका कम से कम रिजल्ट कितना आएगा। 5 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 40। मुझे लग रहा है 1.3 आ जाएगा। ठीक है बेटा 1.3 आ जाएगा, क्योंकि 12 5 60 होता है। 60 डिवाइडेड बाय 45 करोगे 1.3 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू तो ये आ गई। अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सर मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक्स को ना 500 पे ले जाएं। जब आप एक्स को 500 पे लेके जाओगे तो 500 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 40 इंटू टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट। हमजा बेटा जरा इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। 11.1 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर ये हो गया। तो ये पहला सवाल अब आप देखें काफी आसानी के साथ हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब नई कहानी ये आ गई है कि इसमें सेल, अभी तक हम लोग जितने सवाल कर रहे थे सब में एक तरफ सोर्स लगा हुआ होता था। इसमें इधर भी राइट हैंड पे भी सोर्स लगा हुआ है। राइट हैंड पे भी अगर सोर्स लगा हुआ है तो उसकी एक थोड़ी सी थ्योरी समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, वरना ये सवाल आप पकड़ नहीं पाओगे। बेटा एक छोटी सी नई बात ऐड करना चाह रहा हूँ। नई बात ये है कि ये 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट में से फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसी अंधी मार रहा हूँ, 6 वोल्ट में से फॉर एग्जाम्पल 2 वोल्ट इस पर आ रहा है, 4 वोल्ट इस पर आ रहा है। ये मैं ऐसे ही अपने पास से अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है ना। कह रहे हैं अगर इस R2 पर 2 वोल्ट का वोल्टेज है और ये वाला जो सेल है सर अगर ये भी 2 वोल्ट का हो, तो यहाँ पे बीच में जो भी मीटर लगाऊंगा ना उस मीटर में रीडिंग 0 आती है। और 0 रीडिंग आने को हम लोग फिजिक्स की जुबान में कहते हैं नल पॉइंट। दोबारा गौर से सुनिएगा। सर ये जो बीच में मीटर लगा हुआ है ये एम मीटर हो सकता है, वोल्ट मीटर हो सकता है, गैल्वानोमीटर हो सकता है, कोई सा भी मीटर हो सकता है। कहते हैं ये वाला मीटर उस वक्त रीडिंग 0 शो कर देता है, ये वाला मीटर उस वक्त रीडिंग शो 0 कर देता है जब इसके दोनों तरफ के वोल्टेजेस बराबर हो। क्या मतलब, इस सेल का वोल्टेज और इस रेजिस्टर का वोल्टेज अगर ये दोनों बराबर होंगे
तो ये सेल नल पॉइंट शो कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम क्वेश्चन में जा रहे हैं। क्वेश्चन बेटा ये है कि एक सर्किट है और उसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं। कह रहे जनाब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल की 1.5 है। ठीक है जनाब, इस वाले सेल की ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, गिवन है जी। 1.5 है सेल की ईएमएफ। द सेल इज कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल एक्स एंड वाई in parallel with R2 or in series with a galvanometer. Which statement about the test is correct? अब बेटा मैं खामोश बैठा हूं, सारी चीज आपके सामने मैंने लिख दी है। अब आप इसमें से बताइए कौन सा आंसर सही है। पहले बेटा खुद से दिमाग लगाएं, मैं आंसर बता दूंगा तो फिर बेकार हो जाएगा। और ये बात याद रखिएगा कि अगर दोनों के वोल्टेज बराबर होते हैं, दोनों के वोल्टेज बराबर होते हैं, तो मैंने बताया ना कि यहां पर क्या आ जाएगा, नल पॉइंट आ जाएगा। और अगर इसमें नल पॉइंट आएगा ना, तो ये सवाल बड़ा ही बेवकूफाना सा है। बेवकूफाना मुझे लग रहा है इसलिए कि भाई अगर नल पॉइंट लेकर आना हो तो नल पॉइंट लाने के लिए गैल्वानोमीटर पर कोई जरूरत नहीं है स्केल प्रिंट करने की, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट जीरो ही लाना है तो आपको पूरा स्केल प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसमें जीरो का मार्क लगा हुआ होना चाहिए। अगर वो जीरो का मार्क उस पर लगा हुआ है तो जहां R2 का वोल्टेज सेल के वोल्टेज के बराबर होगा तो गैल्वानोमीटर का पॉइंटर नल पॉइंट शो कर देगा। और नल पॉइंट शो करने के लिए गैल्वानोमीटर के ऊपर कोई प्रिंटिंग होना जरूरी नहीं है। आप जरा इसको कॉपी कीजिएगा और जरा देखिएगा इस वाली बात को भी कि टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट। इस 6 वोल्ट में से इस R2 का बटा वोल्टेज शेयर निकालिएगा। R2 का बटा वोल्टेज शेयर निकालिएगा। वोल्टेज शेयर का फॉर्मूला होता है R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 1.5 वोल्ट। अब आप खुद बताइए कि इसका वोल्टेज भी 1.5 है, सेल का वोल्टेज गिवन है 1.5 है। अब अगर दोनों का वोल्टेज बराबर है तो क्या इस एम मीटर पर किसी कैलिब्रेशन का होना जरूरी है? इसका आंसर है नो। हमें किसी कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं है। डज नॉट नीड अ स्केल कैलिब्रेटेड। इस एम मीटर के ऊपर किसी कैलिब्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। जब सेल का वोल्टेज R2 के वोल्टेज के बराबर होगा तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर नल पॉइंट शो कर देगा। और नल पॉइंट शो करने के लिए किसी तरह की कैलिब्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। बेटा इसको कॉपी कर लेते हम आगे चले। जी हमजा भाई, कॉपी कर लिया आपने? समझ में भी आया हमजा मैंने क्या बात बोली है? हाँ बेटा हमजा समझ। मैं दोबारा समझा देता हूँ। मैंने ये कहा कि बेटा देखो, इस क्वेश्चन में जो सेल की ईएमएफ है ना बेटा, वो 6 वोल्ट है। सेल की ईएमएफ 6 वोल्ट है। एक बात है, ये रेजिस्टेंस दी हुई है 20 ओम। मैंने कहा यार इस 20 ओम का ना वोल्टेज निकाल लो पहले। 20 ओम का वोल्टेज आपने उस फार्मूले से निकाला जो हमने आपको फार्मूला सिखाया हुआ है, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू ईएमएफ। आपने वोल्टेज निकाला, वोल्टेज आ गया 1.5 वोल्ट। इसका इसका वोल्टेज आ गया 1.5 वोल्ट। ठीक। अब ये कह रहे हैं कि मैंने आपको एक सेल दिया है नया खरीद के लाके। मैंने बोला जरा चेक करके बताना हमजा कि ये जो मैंने नया सेल खरीद के लाके दिया है ये 1.5 वोल्ट का है या नहीं है। आपने कहा अच्छा। आपने क्या करा, उस सेल को एक्स और वाई की बिटवीन में लाके लगा दिया। कहते हैं अगर वो सेल ईएमएफ उसकी 1.5 वोल्ट होगी, और R2 की तो मुझे पता है ही 1.5, R2 का वोल्टेज मुझे पता है 1.5 है। सेल अभी मैं दुकान से खरीद के लेकर आया हूं, मुझे नहीं पता कितने वोल्टेज का है। उसको मैंने यहाँ लाके लगा दिया 1.5 वोल्ट का। अब अगर वो 1.5 वोल्ट का हुआ तो गैल्वानोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्शन जीरो शो करेगा।
और अगर उसने डिफ्लेक्शन 0 ही शो करनी है, टेस्ट का मेथड ही यही है, तो बताइए उस स्केल के ऊपर मुझे किसी तरह की प्रिंटिंग की कोई जरूरत नहीं है। स्केल प्रिंट किए बगैर भी मैं इस बात का फैसला कर सकता हूं कि ये वाला जो सेल है ये 1.5 वोल्ट का है या नहीं है। हमजा बेटा अब आप मुझे समझाइए क्या समझ में आया। हमजा एक दफा दोबारा समझा देता हूँ लेकिन फिर आप मुझे समझाएंगे। हमजा बेटा दोबारा समझा देता हूँ। सर जो पूरे सर्किट की बड़ी ईएमएफ है वो 6 वोल्ट है। पूरे सर्किट की टोटल ईएमएफ 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट में से R2 का शेयर 1.5 वोल्ट है। 6 वोल्ट में से R2 का शेयर 1.5 वोल्ट है। मैंने दुकान से एक सेल लाके दिया और मैंने बोला हमजा भाई जरा चेक करके बताओ कि ये जो सेल है ये 1.5 वोल्ट का है या नहीं। आपने इसको यहाँ लगाया, बीच में गैल्वानोमीटर लगाया। अगर गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन नल पॉइंट नहीं शो कर रहा, कोई रीडिंग आ रही है, इसका मतलब है सेल 1.5 वोल्ट का नहीं है। और अगर सेल 1.5 वोल्ट का होगा तो सर बीच वाले सेल में नल पॉइंट आ जाएगा। बेटा इस कॉन्सेप्ट को मैं इसलिए बार बार घिस रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि आगे बहुत सारे सवालों में ना ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि वो एक सेल दे देंगे और इधर रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। अगर वो दोनों बराबर हुए तो नल पॉइंट आएगा, नहीं तो रीडिंग कुछ ना कुछ आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट अगले सवालों में काम आएगा, इसलिए मैं इस वाले पॉइंट को रुक कर एक तरह से घिस रहा हूं ताकि बच्चे याद कर लें। जी हमजा भाई अब आप हमें समझाएं क्या समझ में आया बेटा हमजा। टोटल ईएमएफ 6 वोल्ट है। R2 का शेयर 1.5 वोल्ट है। सही, वो फार्मूले से आ रहा है। हाँ हाँ, बराबर के हैं, बस काम की बात ही है। एग्जैक्टली exactly। इसका मतलब है अगर दोनों बराबर के होंगे तो नल पॉइंट आएगा, वरना कोई ना कोई और रीडिंग आ जाएगी। तो इट इज अ टेस्ट, और ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगह मैं यूज कराऊंगा, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट वाला अभी मैं पोटेंशियल डिवाइडर आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। ठीक है जनाब, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट का मतलब इसको आगे पीछे मूव कराते हैं। तो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट पे अभी नहीं जाऊंगा। जब स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है तो इसकी हेडिंग होती है पोटेंशियोमीटर। स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होगा तो बेटा हेडिंग क्या हो जाएगी, पोटेंशियोमीटर। तो अभी हम पोटेंशियोमीटर वाली हेडिंग में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। ये भी स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट वाले सवाल चल रहे हैं। स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट वाले सवाल अभी हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, जरा इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 उठाइए। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 उठाइए। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखिएगा वही लास्ट वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आ रहा है हमजा। देखिएगा ये इन्होंने एक गैल्वानोमीटर लगा दिया, ठीक है ना, गैल्वानोमीटर लगा दिया है। और इस गैल्वानोमीटर में जरा पढ़िएगा, लिखा हुआ है गैल्वानोमीटर रीड्स जीरो। बताइए गैल्वानोमीटर कब रीड जीरो करता है। सर जब गैल्वानोमीटर उस वक्त जीरो जीरो रीडिंग रीड करता है जब ये वाला वोल्टेज और उसके दूसरी तरफ जो चीज लगी हुई है, दूसरी तरफ क्या चीज लगी हुई है, यहां से यहां तक का ये पोर्शन, जितना पोर्शन बेटा मैंने ग्रीन कलर का बनाया है, इस ग्रीन कलर का वोल्टेज 2 वोल्ट होगा, तभी गैल्वानोमीटर की रीडिंग जीरो आ रही है। गैल्वानोमीटर की रीडिंग जब जीरो आती है जब सेल का वोल्टेज इक्वल टू जो अदर दो टर्मिनल होते हैं इनके वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक, तो एक बात तो पक्की है कि सर अगर सेल का वोल्टेज ये वाला 2 वोल्ट है, गैल्वानोमीटर की रीडिंग जीरो आ रही है, तो पक्की बात है सर आपने जो ग्रीन कलर की लाइन बनाई है ना, इट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इट इज इक्वल टू 2 वोल्ट, और अगर ये 2 वोल्ट है तो क्वेश्चन है फाइंड आर। आर आपने फाइंड आउट करना है। आर आपने फाइंड आउट करना है। कैसे आर फाइंड आउट करेंगे तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आर आर फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, सुनो, इस पूरी चीज का नाम रख लो R1, इसका नाम रख लो R2। ठीक है जनाब, जरा फार्मूला लगाना। R1 का वोल्टेज होता है R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल ईएमएफ। ठीक, बेटा राबिया आप हमें बताइए, जिस चीज को मैंने R1 का नाम दिया इसके अंदर ऑल्दो के दो रजिस्टर छुपे हुए हैं,
पर इस दो रेजिस्टर को मिलाकर इसका टोटल वोल्टेज इस वक्त कितना आ रहा है बेटा? इस R1 प्लस 2 वाले पोर्शन का वोल्टेज बेटा इस वक्त कितना है? R1 के अंदर जो कुछ है उसको छोड़े सर, R1 का वोल्टेज इस वक्त 2 वोल्ट है। इस वक्त पूरे R1 का वोल्टेज 2 वोल्ट है। R1 ऐसी जाने दें, R1 ऐसी जाने दें, R2 10 ओम है, टोटल EMF 10 है, सॉरी टोटल EMF 6 है, टोटल EMF 6 है। R1 को बेटा सब्जेक्ट बनाना, R1 को सब्जेक्ट बनाने के लिए बन जाएगा 2R1 प्लस 10 इज इक्वल टू 6R1। बेटा ब्रैकेट खोलिएगा, ये बन जाएगा 2R1 प्लस 20 इक्वल टू 6R1। बताइए बेटा प्लस का 2R1 वहां जाके माइनस होगा, ये बन जाएगा 4R1, 4R1 यहाँ बाकी बचेगा 20। 4 में मल्टीप्लाई बेटा माना कि डिवाइड हो जाएगा, ये बाकी बचेगा 5। अब जहां R1 लिखा हुआ है R1, सर R1 के अंदर दो रेजिस्टर थे, एक वेरिएबल रेजिस्टर और एक 2 ओम वाला रेजिस्टर। R1 के अंदर दो रेजिस्टर छुपे हुए, R1 के अंदर दो रेजिस्टर छुपे हुए, अननोन X प्लस 2। अब बेटा बताइए ये वाला प्लस का 2 वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो X का रिजल्ट आ जाएगा 3 ओम। इसका रिजल्ट है जी 3 ओम, इसका रिजल्ट है बेटा 3 ओम। अब बेटा यहां तक का कॉपी कर लिया आप सारे बच्चों ने? अच्छा बेटा राबिया, आपसे मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। बेटा राबिया, आप हमारे साथ हैं इस वक्त? राबिया है ही नहीं। अच्छा जी, खाली हमजा है, सारे आ गए हैं। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग को बेटा यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे किसी वजह से बंद कर रहा हूँ।